अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये हमारा सेकंड यूनिट है साइकोलॉजी का। फर्स्ट यूनिट का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। तो सबसे पहले आप लोग वो देखें और उसके बाद आके आप इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यूनिट नंबर 2 देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट learners will be able to define developmental psychology, identify various stages of development, describe theories of development, Freud, Erikson and Piaget, describe interaction between heredity and environment. First of all, we all know about developmental psychology. हम सबको इस बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए कि developmental psychology क्या होती है। कोई भी ऐसा वर्ड जिसको समझने से पहले जब हम ये देखें कि वो दो अल्फाज से मिलके बना है, तो हमने उसको तोड़ तोड़ के एक एक अल्फाज से पढ़ना होता है, समझना होता है, तो ही उसका मतलब हमें समझ आता है। जैसे कि अगर हम बात करें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में, तो डेवलपमेंटल मतलब कि डेवलपमेंट की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, स्टेजेस की बात हो रही है। साइकोलॉजी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि साइकोलॉजी होता क्या है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ एंड वाई ह्यूमन बींग्स चेंज ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ, originally concerned with infant and children. The field is expanded to include adolescence, adult development, aging and the entire lifespan. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है कि कैसे और क्यों एक इंसान की लाइफ में चेंज आता है। ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो इसका कंसर्न होता है इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के साथ, कि बच्चों की, जैसे अब फॉर एग्जांपल एक बेबी की ग्रोथ होती है, ठीक है, बेबी डिलीवर हुआ, उस वक्त उसकी साइकोलॉजी, उस वक्त तो उसकी ना ही कोई ऐसी मेंटल प्रोसेस स्टार्ट होता है, ना उसमें सोचने की सलाहियत होती है, ना उसमें बोलने की सलाहियत होती है, ना कोई काम करने की सलाहियत होती है, ना ही उसके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि अगर हम उसको आवाज़ दें तो हमारी आवाज़ सुने। मैं न्यू बॉर्न की बात करें तो इतनी उसके अंदर सलाहियत नहीं होती, लेकिन हाँ, वक्त के साथ साथ कुछ मंथ्स के बाद, कुछ ईयर्स के बाद धीरे धीरे उसके अंदर ये एबिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं। तो वही बच्चा कुछ टाइम के बाद या कुछ सालों के बाद आप ले लें कि वो अडल्ट स्टेज में चला जाता है, तो उसकी साइकोलॉजी जो है वो न्यू बॉर्न से स्टार्ट होती है। मतलब कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बच्चों से स्टार्ट हो रही है कि एक बच्चे की लाइफ क्या होती है, और यह हम किस पे एक्सपेंड करते हैं, अडल्ट एंड पे भी कर सकते हैं। जैसे वो बच्चा है, बड़ा होकर उसकी फिर साइकोलॉजी क्या है, अडल्ट की डेवलपमेंट हम इसमें देखते हैं। एजिंग के हिसाब से देखें, काफ़ी एज हो जाती है, 40 एज पे आ गया, 50 एज पे आ गया, और उसका एंटायर लाइफ स्पेन, ज़िंदगी में उसने कैसी कैसी अपनी साइकोलॉजी को यूज़ किया, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस किए, क्या किया उसने, काम किया। अब एक बच्चा है, छोटा है, ठीक है, धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ, उसने बोलना स्टार्ट किया, उसने चलना स्टार्ट किया, उस वक्त उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। कुछ टाइम के बाद उसको स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है, उस वक्त उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। धीरे धीरे उसकी क्लास बढ़ती रहती है, उसका माइंड डेवलप होता रहता है, उसकी मेमोरी पावर बढ़ती रहती है, उसको इतनी सलाहियत होती है उसके अंदर कि क्या चीज़ उसको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे डायरी करनी है, कैसे अपना काम करना है, कब स्कूल जाना है, ये चीज़ें बच्चों में धीरे धीरे सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो उस स्टेज को हम कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसकी हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं: बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ये तमाम की तमाम स्टेजेस हैं। इन तमाम को रिलेट करेंगे हम इसी टॉपिक में और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक बेबी की, न्यू बॉर्न की ग्रोथ होती है अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये एक हमारे पास साइंटिस्ट हैं, जीन पैगेट, ठीक है। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो कि आपने 4 MCQs याद रखनी है: 9 अगस्त एंड 1896 टू 16 सितंबर 1980। शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ पाइगेट, इनका शॉर्ट बायोग्राफी हम देख लेते हैं कि वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के एक बहुत ही ज़बरदस्त, होनहार और इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट थे। बॉर्न इन निचटल, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के एक टाउन निचटल में पैदा हुए। टू वेल एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल पेरेंट्स, इनके जो पेरेंट्स थे वो वेल एजुकेटेड थे और प्रोफेशनल थे, ठीक है। इन 1896 की इनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। हिज चाइल्डहुड वॉज नॉट अ हैप्पी वन, लेकिन उनका बचपन कुछ ज़्यादा खुश नहीं था, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं था। हिज मदर एंड हैड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि वजह यहाँ पे दी है कि उनकी मदर को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी।
What is cognitive development? The acquisition of the ability to think, reason and solve problems. Acquisition का मतलब क्या होता है? परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिडिक्शन, कि आपके अंदर उस चीज़ की सलाहियत मौजूद हो सोचने की, ठीक है, वजह आपके पास होनी चाहिए और उस मुश्किलात को सॉल्व करने के लिए आपके पास तरीका होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी मुश्किल में फंस गए तो आपके पास उसका सॉल्यूशन हो, जाने की वजह हो, सोचने की सलाहियत हो। ये चीज़ें आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताती हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल्स थिंकिंग चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पेन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें लोग जब सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, ठीक है, अपने काम के बारे में। अब फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ रहे हैं, अब आपके पास डेट आ जाए कि एग्ज़ाम्स हैं आपके नेक्स्ट वीक, तो आपकी सलाहियत कैसी होगी? आपकी सोचने की सलाहियत बढ़ जाएगी कि मैंने अपना टाइम टेबल मैनेज करना है, मैंने कब कब अपनी स्टडी को टाइम देना है, मैंने सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना है, मैंने लोगों से गपशप कम कर देनी है, मैंने गैदरिंग्स कम करना है, मैंने इवेंट पे नहीं जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ स्पेन के अंदर आती रहती हैं, जो कि हर एक इंसान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी की ज़िंदगी में डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मौके पे कोई ना कोई इंसान कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ वो सीखता रहता है, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट, ये कैसे इसकी डेवलपमेंट हो रही है कि हम कोई भी पौधा उगाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम बीज डालते हैं रेगुलरली। एक माली का काम होता है कि उसको पानी देना, उसका ख्याल रखना, फिर उसकी एज इतनी होती है, फिर ऐसी होती है, और वो एक पौधा जो है एक बड़ी डेवलपमेंटल स्टेज में आके क्या बन जाता है? एक दरख्त नुमा शक्ल इख्तियार देता है। तो फिर हम देखते हैं कि मॉडल ऑफ कॉग्निशन, एक कॉग्निशन का मॉडल क्या है, सोचने की सलाहियत कैसे होती है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें एनवायरनमेंट के ज़रिए मिली है, कोई भी खबर हमें मिली है चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेट करती हो, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेट करती हो, चाहे वो आपसे रिलेट करती हो, आपकी फैमिली से रिलेट करती हो, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो कि एनवायरनमेंट से आपको मिली है। अगर आपको ये भी पता चला कि ठीक है कल यूनिवर्सिटी ऑफ है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। तो सबसे पहले सोचने के लिए जो हमारे पास नीड होती है वो हमारे पास होती है इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी तो ही आप उसके बारे में सोचोगे। एक तो होती है ओवर थिंकिंग, कि कोई काम हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, समझ नहीं आ रहा, बंदा सोच रहा है, और एक काम हो गया फिर भी उसके बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है, और एक काम होना ही नहीं है फिर भी उसके बारे में सोच रहे हैं, वो ओवर थिंकिंग अलग होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मॉडल ऑफ कॉग्निशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मॉडल ऑफ कॉग्निशन में क्या आता है। तो हमारे सबसे पहला स्टेप जो आता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है, हमें मालूमात कहाँ से मिलती है? हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। यूनिवर्सिटी के बारे में कोई मालूमात मिल रही है तो हमें कहाँ से मिलेगी? यूनिवर्सिटी से मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, वो इफेक्ट करता है सेंसरी एंड परसेप्चुअल प्रोसेस, और दोनों रिलेट करते हैं मेमोरी से। कैसे? अब आपको किसी चीज़ के बारे में पता चला, ठीक है, अब आपका सेंसरी और परसेप्शन आपके किस तरीके से काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं कि कल यूनिवर्सिटी का ऑफ है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपके पास ग्रुप पे नोटिफिकेशन आ गया। अब आपने वो नोटिफिकेशन देखा, देखने के बाद आपने फ़ौरन सोचा कि ठीक है कल ऑफ है, या तो मैं कल लेट उठूँगा, ठीक है, या मुझे कहीं काम से बाहर जाना है मैं वो काम करूँगा, या मुझे अपनी स्टडी करनी है, मुझे अपने नोट्स बनाने हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें, मतलब कि आपने प्लानिंग कर ली, चाहे वो आपने लिखा हो कहीं या नहीं लिखा हो, बट आपने वो प्लान कर लिया। मेमोरी, अब वो मेमोरी पे डिपेंड करता है। ठीक है कल ऑफ है, आप उठे, आपको याद आया ठीक है मैंने ये सोचा था कि मैंने ये काम करना है, मैंने जाना है, याद आई आपको, वो बात क्लिक हो गई। फिर उसके बाद आप उसको सोचने लगते हो कि ठीक है नोट्स बनाने तो कैसे बनाने, सही है, कहीं जाना है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सोचा। लैंग्वेज, अब आप वही काम करना शुरू करते हो, बोलना शुरू करते हो। अगर आपने कहा था ठीक है मैंने नोट्स बनाने, तो ठीक है आपने नोट्स बनाए, आपने स्टडी की, आपने वो काम करना शुरू किया। तो मॉडल ऑफ कॉग्निशन का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन होगी हम उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में हमारी परसेप्शन क्या होगी कि ये काम कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, क्या होगा, ठीक है। उसके बाद वो हमारी मेमोरी होती है, हमारा माइंड इस चीज़ को क्लिक कर लेता है कि फॉर एग्जाम्पल रात को आप सोच के सोते हैं कोई बात कि मैंने सुबह ये काम करना है, तो सुबह आपके दिमाग में खुद से ये बात क्लिक हो जाती है कि आपने ये रात को सोचा था आपने ये काम करना है, ठीक है। फिर आप उसके बारे में सोचते हो, जो सोचते हो फिर वही आप करते हो। तो ये आपके पास था मॉडल ऑफ कॉग्निशन। नेक्स्ट हम देखते हैं रेलेवेंस टू साइकोलॉजी। Piaget studies cognitive development by observing children in particular
टू एग्जामिन हाउ देयर थॉट प्रोसेस चेंज विथ एज। पैगेट ने स्टडी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में और ऑब्जर्व किया बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चों को, उनको एग्जामिन किया कि किस तरीके से उनकी जो थॉट प्रोसेस है, जो उनकी सोचने की सलाहियत है, कैसे उनकी एज के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, कैसे होती रहती है। न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, अभी उसके पास सोचने की सलाहियत नहीं है, वो चलने लगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी उसकी मेंटल जो है वो डेवलप होनी स्टार्ट हुई। जब बच्चा चलने लगता है तो उसको पता लगता है कि मैं यहाँ पे गिरने वाला हूँ, सही, वो गिर जाता है, फिर उठ के फिर चलने लगता है, फिर गिर जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गिर जाते हैं, खुद ही उठ के चलने लगते हैं, सही है। फिर उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। अब बोलते वक्त उनकी सलाहियत चेंज होती है, डेवलप होती रहती है। ऐसे ही हम उनको स्कूल में जब एडमिशन करवाते हैं तो स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ तकरीबन 50 to 75% डेवलप हो जाती है। उनको ये पता होता है कि हमें ये चीज़ पढ़ाई जा रही है, ए फॉर एप्पल पढ़ाया जा रहा है तो हमने ये पढ़ना है, एप्पल की स्पेलिंग बताई जा रही है तो उन्होंने ये पढ़ना है। उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उनका चेंज होता चला गया। फिर क्या होता है कि छोटे बच्चे अक्सर जो होते हैं, अगर आप लोग के घर में आए, वो स्कूल से आते हैं तो बताते हैं कि हमें ये चीज़ पढ़ाई गई, मतलब वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, सही है। फिर वो डायरी स्टार्ट करते हैं, डायरी करने लगते तो उनको याद आता है कि हमने सुबह ये पढ़ा था स्कूल में, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, फिर अडल्टहुड में आ जाते हैं। अडल्ट में क्या होता है कि 7-8 क्लास में है तो अब बहुत सारी उनके पास उनकी थिंकिंग पावर 100% डेवलप हो चुकी है। उसमें क्या होता है कि अब आप अपने थिंकिंग को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, या आप सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हो, या आप फुल टाइम अपनी स्टडी को दे रहे हो, तो आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, डिफरेंट है कि नहीं। आपने काम भी करना है, ठीक है, आपने घर भी देखना है, आपने अपना ट्यूशन वर्क कैसे करना है, आपने मदरसे कैसे जाना है, आपने स्कूल कैसे जाना है, अपने यूनिफॉर्म का ख्याल रखना है, अपनी स्टेशनरी मेंटेन रखनी है, पंक्चुअल रहना है, ऑन टाइम पहुंचना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें उस बच्चे के अंदर आ जाती हैं। फिर धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं, तो सलाहियत क्या होती है हमारी, डेवलप होती रहती है, और हर एज में ये डेवलपमेंट होनी चाहिए। He pioneered a way of thinking about how children grow cognitively, suggestion that they develop in 4 distinct ages, which always follow a particular order. इन्होंने एक तरीका बताया सोचने का कि बच्चे कैसे सोचते हैं। फिर इन्होंने सजेशन दी, उन्होंने उस सजेशन को 4 स्टेजेस के अंदर डिफाइन कर दिया, जो कि हम पार्टिकुलर ऑर्डर में उसको फॉलो भी करते हैं। हमें नहीं पता होता, देखो, जब तक आप कोई चीज़ नहीं पढ़ते हो तब तक आपको नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे थे आपको फीवर होता था, सिम्टम्स आपको आते थे, पेन आपको होता था, आपको नहीं पता होता था ये कौन सा फीवर है, ये कौन सा टेस्ट है जो डॉक्टर करवा रहा है, ठीक है। एज अ नर्स अगर अब मैं बात करूँ, 4th सेमेस्टर में आप लोग हो, अगर आप किसी पेशेंट को देखते हो, किसी की आप CBC की रिपोर्ट देखते हो, तो आपको पता होता है कि HP हमने कब देखना है, कहाँ लिखा है, ठीक है, WBCs, ठीक है, उसके बाद MCV, ये तमाम चीज़ें आपके पास मेंशन होती हैं, आप देखते हो, आपको पता होता है फीवर किस टाइप का है, कौन से सिम्टम्स होते हैं, कब से हो रहा है, कौन सा पेन है, ठीक, गैस्ट्रिक पेन है, ठीक है, रेफर्ड पेन है, अक्यूट पेन है, क्रॉनिक पेन है। क्यों पता चला आपको? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। जब हम ये चीज़ें भी पढ़ लेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तो हमें इस एज में आके हमें ये पता होगा कि ठीक है, हमने अब तक जो देखा हम कौन सी स्टेज पर हैं, हमारी सोचने की सलाहियत किस हद तक डेवलप हो चुकी है, क्या हम सोचते हैं, क्या हमें सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे इस वक्त किस स्टेज पर हैं, थिंकिंग प्रोसेस के किस स्टेज पर है, और हो सकता है कि इस यूनिट के लास्ट में कोई ऐसी एडवाइस हो जो हम उनको दे सकें जो हमने खुद अप्लाई ना की हो, या अप्लाई भी की हो और हमें पता नहीं चला हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। His theory also lead to the extensive incorporation of psychology into the education. इनकी जो थ्योरी होती है ना, ये एजुकेशन के अंदर साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक एक्सटेंसिव इनकॉर्पोरेशन होता है, मतलब बाहर से कोई चीज़ ऐड की हुई। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं, बल्कि उनका ये क्वेश्चन होता है कि वाई साइकोलॉजी इज़ नेसेसरी इन नर्सिंग, क्यों ज़रूरी है। आप पेशेंट की नफ्सियात को तो समझो। पेशेंट जब आपके पास आता है वो एक चाइल्डहुड स्टेज में हो जाता है, जिद करने लगता है कि उसको ये मेडिसिन नहीं लेनी तो नहीं लेनी, या अगर ये मेडिसिन चाहिए तो चाहिए, अगर उसने डिस्चार्ज उसको मांगना है, घर जाना है तो उसने जाना है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं आपके पास, ठीक है। तो हमें उनकी साइकोलॉजी को समझना है, उनको कैसे डील करना है, हमारे लिए साइकोलॉजी ज़रूरी है, ठीक। 2 की प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 2 की प्रोसेस हमारे पास क्या है, पैकेट थॉट डेवलपमेंट अकर थ्रू अ बैलेंसिंग बिटवीन द 2 की प्रोसेस। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि डेवलपमेंट के लिए 2 चीज़ों का बैलेंस होना लाजमी है, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन।
अकोमोडेशन हम आगे देखते हैं, सबसे पहले एसिमिलेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू एक्सपीरियंसेस आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स। कोई ऐसा प्रोसेस जो कि नए एक्सपीरियंसेस के साथ उसको एग्जिस्ट करे, मतलब आपने अपनी लाइफ में कोई न्यू एक्सपीरियंस किया, आपने वो सीखा और उसको एग्जिस्ट किया, उसको आपने एग्जिस्ट किया, इनकॉर्पोरेट किया ओल्ड वन के साथ, कि पहले आपने ये काम किया था, अब आपको न्यू एक्सपीरियंस मिल गया तो अब आपने ये काम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमन मिसाल है, ठीक है, वो अगर मैं आपको दूं कि आपने किसी पे भरोसा किया, सही है, वो भरोसा आप पर टूट गया, तो अब आपको क्या लगता है, आपके माइंड में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ख्यालात आएंगे कि नहीं मुझे दोबारा लोगों पे भरोसा नहीं करना, या इस पर्सन पे नहीं करना, या ठीक है उस पर्सन के साथ रह भी रहे हो लेकिन पहले जैसा वो ट्रस्ट आपका नहीं रहा। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें तजर्बे के साथ साथ आती रहती हैं। तो ये एसिमिलेशन एक प्रोसेस होता है। तो अगर हम बात करें अडल्ट की, मैं बात कर रही हूँ इसमें, तो इसमें क्या होता है कि हम एक चीज़ जो हमें न्यू चीज़ मिल जाती है, फिर हम उसको पुराने के साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर बच्चों की बात करें तो क्या है कि द चाइल्ड अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट इनकमिंग इन्फॉर्मेशन टू फिट विद इन एग्जिस्टिंग थ्रू पैटर्न। बच्चे को एक चीज़ बताई गई तरीक़ेकार के साथ, पहले उसको तरीका नहीं पता था, पहले उसको ट्रेसिंग करना नहीं आती थी, पेंसिल पकड़ना नहीं आती थी, ठीक है, अब उसको पेंसिल पकड़ना भी सिखा दी, ट्रेसिंग करना भी सिखा दी। तो अब वो पेंसिल किस तरीके से पकड़ेगा और ट्रेसिंग करना उसने शुरू किया अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। तो ये क्या हुआ कि उसने पुरानी चीज़ को न्यू के साथ एग्जिस्ट कर दिया, कि उसको पता चल गया कि एक चीज़ का पैटर्न ये है, तो वो काम वही ऐसे ही करेगा जैसे हमने उसको पैटर्न दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और है, चाइल्ड ट्राइज टू मेक अ सेंस ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट बाय रिलेटिंग इट टू द व्हाट द चाइल्ड ऑलरेडी नोज अबाउट अ मोर फेमिलियर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल ये भी दी है कि बच्चे ने अगर कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है उससे रिलेट करके जो कि उसको ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो कि एक बॉक्स, पज़ल बॉक्स जो आता है, पज़ल बॉक्स अगर उसको पता है कि ये चीज़ इससे बननी है, वो चीज़ उसने रिलेट करते हुए उससे बनाई, तो मतलब उसने पुरानी चीज़ को एग्जिस्ट किया और न्यू अप्लाई की, तो वो हमारे पास आता है एसिमिलेशन। मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जांपल्स दे दी। आई होप कि एसिमिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका एमसीक्यूज लाजमी आता है, ये आपने लाजमी देखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अकोमोडेशन, द प्रोसेस बाय विच न्यू एक्सपीरियंसेस कॉज एग्जिस्टिंग स्कीम्स टू चेंज। If new incoming information does not fit in any of child scheme, the child is forced to expand and change those scheme. अब ऐसा प्रोसेस होता है कि इसके अंदर जो न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसकी वजह से क्या होता है कि पुराने वाले एग्जिस्ट हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इनकमिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि फिट नहीं हो रही है, ठीक, तो चाइल्ड स्कीम्स के अंदर क्या होता है, वो उसको फोर्स करता है और उसको एक्सपेंड करता है कि ये काम होना चाहिए। कोई भी ऐसा काम है जो कि नहीं हो रहा है और वो होना ज़रूरी है, तो उसके लिए आप अपनी फोर्स लगा दोगे कि नहीं ये काम होना चाहिए और ये लाजमी हो। इंस्टीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मैनिपुलेटेड टू फिट इन द स्कीम इज़ मैनिपुलेटेड टू फिट इन द ऑब्जेक्ट। फिट इन द ऑब्जेक्ट का मतलब ये कि एक काम दूसरे काम पे फिट हो ही नहीं रहा, एक चीज़ दूसरे चीज़ पे फिक्स नहीं हो रही, लेकिन उसको करना लाजमी है, ठीक है, और उसके लिए बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। तो न्यू वाले एक्सपीरियंसेस को किस तरीके से आपने फिट करना है पुराने वाले एक्सपीरियंसेस को छोड़ के, वो आता है आपको अकोमोडेशन। अकोमोडेट करना, कोई चीज़ करना, ठीक है। 4 स्टेजेस कॉग्निटिव ग्रोथ, 4 स्टेजेस आ जाती है हमारे पास। उन्होंने क्लेम किया कि बच्चे के अंदर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को अगर हम डेवलप करें तो वो 4 ऐसी मेजर क्वालिटिव डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर स्टेज 1 आ जाता है द सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब कि उसकी सेंसेशन और मोटर एबिलिटीज़। बर्थ टू 2 ईयर्स ऑफ एज, जब बच्चा पैदा होता है जब से लेके और 2 साल की उम्र तक की स्टेज की हम बात कर रहे हैं। अब क्या आ जाता है, चिल्ड्रन थिंक विथ देयर ears, माउथ, आइज एंड हैंड्स एट बर्थ। इन्फेंट स्कीम्स आर लिमिटेड टू मोटर रेफ्लेक्सेस। बच्चा, अब यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है जो कि 2 साल तक है, इन्फेंट्स हम न्यू बॉर्न को कहते हैं। वो सोचता है कैसे, कानों से सुनता भी है, माउथ खाना पीना भी, फीडिंग भी लेता है, आइज़ आँखों से देखता है, हैंड्स हाथ पैर चलाता है एट बर्थ, ठीक है। इन्फेंट्स क्या करते हैं, स्कीम, उनकी जो स्कीम होती है, उनकी जो परसेप्शन होती है ना, वो लिमिटेड होती है, उनमें बस कुछ मोटर रेफ्लेक्सेस होते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज़ है, आप उसको एकदम से उठाएं, वो एकदम से क्या होगा, डर सा जाएगा, सहम जाएगा, सही है, वो उसके रेफ्लेक्सेस होते हैं।
आप उसके पाँव के सोल पर आप अपनी फिंगर से उसको, ठीक है, टच करें, वो उसको महसूस होगा, उसके रिफ्लेक्सेस होते हैं। लेकिन अगर जो 2 साल के बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, फीडिंग कर रहा होता है और आवाज़ें भी, उसकी साउंड भी होता है। जाहिर सी बात है कि हम बातें करते हैं उससे, तो सम टाइम रिस्पॉन्स कर रहा होता है, या इतनी उनके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि हम अगर नाम लेके पुकारें तो वो हमें देखता है। तो ये स्टेजेस उसकी डेवलप होती रहती हैं। एज द चाइल्ड गेट्स ओल्डर, इट बिल्ड्स अपॉन दोज रिफ्लेक्सेस थ्रू एक्सप्लोरेशन, डेवलपिंग मोर कॉम्प्लेक्स गेम्स। अब जैसे जैसे बच्चा जो है वो ऑर्डर यानी कि मतलब एज उसकी बढ़ती जाती है, तो ये रिफ्लेक्सेस जो है उसके बढ़ते चले जाते हैं, उसकी एक्सप्लोरेशन होती रहती है। रिफ्लेक्सेस जो है वो उसकी सेंसरी जो थी वो उसकी मोटर में चेंज होती चली जाती है, ठीक है। उसके बाद ये डेवलप होते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्कीम इसकी बनती जाती है, उसकी परसेप्शन तेज़ होती है। द चिल्ड्रन बिगिन्स टू डेवलप वेरी बेसिक लैंग्वेज स्किल। साथ साथ में शुरुआत में क्या करता है कि बेसिक लैंग्वेज स्किल वो स्टार्ट कर देता है। मम्मा लफ्ज़ बोलना शुरू करना, पानी को मम बोलना शुरू करना, मतलब इस तरीके की जो अल्फाज होते हैं, तो बच्चा क्या होता है कि उसकी ग्रोथ हो रही होती है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस में क्या होगा कि बाय अराउंड 8 to 9 मंथ ऑफ स्टेज द चाइल्ड अटेन ऑब्जेक्ट परमानेंस और द अवेयरनेस दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट इवन व्हाट इज डिसअपेयर फ्रॉम साइट। अब 8 से 9 महीने का जो बच्चा होता है उनके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि उन्होंने कोई चीज़ को पकड़ना है। अगर हम उनको अपनी फिंगर दें तो वो उसको ग्रिप करके पकड़ते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो उसको क्या करते हैं कि एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, मतलब 8 से 9 महीने पहले अगर हम देखें तो उसके अंदर वो ग्रिप नहीं थी जो कि अब आ जाती है। ये उसकी साइकोलॉजी है, ठीक है। गोल डायरेक्टेड और इंटरनेशनल एक्शन, एक्शन दैट आर प्रोड्यूस कॉन्शियसली फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग अ डिजायर्ड एंड। गोल डायरेक्टेड और इंटेंशन एक्शन क्या होता है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो कि कॉन्शियसली प्रोड्यूस हो रहा है कि इसका मकसद क्या है इसको अचीव करने का। गोल डायरेक्टेड वो होता है कि आपने एक अपना गोल सेट किया। इंटेंशनल एक्शन वो होता है कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी एक्शन कर रहे हो, आप बीएसएन कंप्लीट करने के लिए अपनी स्टडी कर रहे हो, आप बीएसएन में जब आ गए हो, डिग्री अचीव करने के लिए आपने स्टडी की, टाइम टेबल बनाया, नोट्स बनाए, लेक्चर लिए, रिकॉर्डिंग की, लिखा, पढ़ा, सब किया, ठीक है। ये आपका एक्शन है, अचीविंग ए डिजायर्ड एंड। और ये अचीविंग आपका यानी कि मकसद आपका जब तक चलता है जब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते। फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपने कदम रखा था आपको नहीं पता था कि पॉलिसीज़ क्या होती है यूनिवर्सिटी की, किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं। अब तो आपको पता है, फर्स्ट क्रॉस किया, सेकंड क्रॉस किया, थर्ड क्रॉस किया, आपको पता है कि एग्जाम्स कैसे होंगे, कब होंगे, सडनली हो जाते हैं। वैसे 90% सडनली एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। सडनली एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है तो हमने कैसे कैसे अकॉर्डिंग टू द टॉस हमने किस तरह स्टडी करनी है, सही, कितना टाइम हमने स्टडी को देना है बिफोर एग्जाम्स, ड्यूरिंग एग्जाम्स कितना टाइम हमने स्टडी को देना है, आफ्टर एग्जाम्स हमने कितना टाइम स्टडी को देना है। आफ्टर एग्जाम्स वैसे बहुत कम स्टूडेंट हैं जो कि स्टडी को अपनी कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि जो छोड़ देते हैं कि नहीं अभी एग्जाम्स में बहुत टाइम है, अभी तो सेमेस्टर ख़त्म हो गया, बाद में देखेंगे। देखो, जो साइकोलॉजी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और ये भी एबिलिटीज़ किसी किसी के अंदर होती हैं कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, सोचते हैं कि जब आप ये सोच के काम किया करें कि अगर मैं अभी छोड़ दूं, देखें आपके पास सारी चीज़ें आ सकती हैं, जो आपके पास टाइम है ना वो टाइम नहीं आ सकता, ठीक है। टाइम की भी एक साइकोलॉजी होती है कि वो आपने अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। टाइम मैनेज आप कर लोगे, आपकी साइकोलॉजी बेस्ट है, ठीक। टाइम मैनेज करके आप स्टडी करो, टाइम मैनेज करके आप अपना काम करो, यू आर द बेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंट इमिटेशन। डिफरेंट इमिटेशन में क्या होता है, रिपीटिंग एन एक्शन ऑब्जर्व ऑन अ प्रीवियस ओकेजन। अपने एक्शन को रिपीट करना और ऑब्जर्व करना कि पहले मौके पे क्या हुआ था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी हम मिसाल ले सकते हैं इसके अंदर। अपने एक्शन को बार बार रिपीट करना, बार बार भरोसा करना जब आपको पता है कि भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भरोसा तो हमारी अपनी सांस का भी नहीं है, ठीक है। कब बंद हो जाए, कब रुक जाए और कब आप दुनिया से चले जाएं, तो इसीलिए भरोसा किसी पे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले साइकोलॉजी में ये पॉइंट आप समझ लें। अब आप वो रिपीट कर रहे हैं अपना एक्शन प्रीवियस ओकेशन पे कि नहीं पहले भी हुआ था तो ठीक है, बार 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 बार, तो ये भी आपकी साइकोलॉजी है, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। स्टेज 2,
द प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years ऑफ एज, 2 से 7 साल की एज में हम बात कर रहे हैं. द चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन वर्ड्स एंड इमेजेस. 2 साल से लेके 7 साल की उम्र के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि उनकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है. वो वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, वो इमेजेस को देख सकते हैं, उनको पता होता है कौन सी चीज़ क्या है. आप उनके हाथ में ABCD लिख कर दें, उनको पता चलेगा ये कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, ये वॉवल्स हैं, ये स्काई लेटर हैं, क्योंकि हम इस स्टेज में तो बच्चों को सब सिखा देते हैं. आई थिंक 2 to 7 ईयर्स तक बच्चे प्रेप, नर्सरी, KG या बहुत से जो होते हैं 1 भी क्रॉस कर लेते हैं. मैं अगर अपनी आपको बात बताऊं तो मैंने 2.5 ईयर्स में, ठीक है, KG क्लास में एडमिशन लिया था. अनबिलीवेबल बात है ये, कोई इस पर बिलीव करता है, कोई नहीं करता, लेकिन 2.5 ईयर में मैंने KG क्लास में एडमिशन मेरा हुआ था. ठीक है, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 7 ईयर्स की थी मैं, तब मेरी क्लास कौन सी होगी. ठीक है. कैन नॉट येट यूज़ लॉजिक और अदर ऑर्गेनाइज थिंकिंग प्रोसेस. लाजमी नहीं है कि वो लॉजिकली कोई आप उसको काम दे वो नहीं कर सकता, लेकिन एक ऑर्गेनाइज उनका थिंकिंग प्रोसेस होता है कि वो उस चीज़ के बारे में सोचते हैं. और इसमें ये होता है कि अगर आप बच्चों को कोई भी चीज़ दिखाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ आपने बच्चों को दिखाई, अगर वो उनको नहीं नाम लेना आ रहा, वो उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये क्या है. या अगर आपको इनको नई चीज़ बताते हैं, वो सोचते हैं कि ये क्या है. द चाइल्ड हैज़ वेरी नैरो थिंकिंग डिस्प्ले बाय एनिमिज्म अनरियलिस्टिक आइडियाज़. बच्चों के अंदर क्या होती है कि थिंकिंग पावर थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि एनिमिज्म होता है, अनरियलिस्टिक आइडियाज़ होते हैं. वो इस तरीके से कैपेबिलिटी तो उनके अंदर होती है कि वो हर चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन उनकी जो आइडियाज़ होते हैं ना वो नैरो होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि अनरियलिस्टिक आइडियाज़, उनके पास वो प्रॉपरली आइडियाज़ नहीं होते जो कि एक 20 साल का इंसान कर सके, और कहाँ पे 7 साल के बच्चे. ठीक है. नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कन्वर्जेशन, उनके पास कंजर्वेशन के लिए कोई भी समझ नहीं होती. जैसे कि दैट ऑब्जेक्ट कैन हैव द सेम बेसिक प्रॉपर्टीज इवन इफ इट अपेयर डिफरेंटली. कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ रखता हो, मतलब उसकी सिर्फ आम सी प्रॉपर्टीज़ हो, और आमतौर पर क्या होती हैं वो मुख्तलिफ हमें नज़र आ रही होती हैं कि हम अब इस स्टेज में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग, उनकी कंजर्वेशन पावर थोड़ी सी कम होती है. बच्चों की अगर हम मिसाल ले लें तो उन्होंने स्कूल की कंजर्वेशन को डिफरेंट तरीके से देखना होता है, फिर उसके बाद उन्होंने मदरसे की कंजर्वेशन को डिफरेंट तरीके से देखना होता है. ठीक है. और ट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए, लेकिन हमारे लिए क्या होता है कि ये बेसिक चीज़ें हम कहते हैं ना, क्योंकि हमने वो पढ़ लिया, हमने वो वक्त गुजार लिया, हमने अपना टाइम कंप्लीट कर लिया. डिफ़िकल्टी विथ रिवर्सिबिलिटी, रियलाइजिंग दैट एन एक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय अदर एक्शन. मुश्किलात आती हैं जब कोई भी एक्शन दोबारा से रिवर्स हो जाए, तो उसके लिए रियलाइज़ होना, आपको खुद से रियलाइज़ होता है कि ये काम दोबारा से रिवर्स हुआ है. काफ़ी सारे एक्शन में वो क्या होता है, रियलाइज़ आपको शुरू होता है. सेंट्रेशन, सेंट्रेशन क्या है? चाइल्ड फोकसेस ऑन कम्प्लीटली ऑन वन पॉइंट एंड सो कैन नॉट सी द बिगर पिक्चर. कंसंट्रेशन को हम कंसंट्रेशन भी कहते हैं. बेसिकली कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है, थोड़ी सी वीक होती है, कि अगर आप उसको बड़ी पिक्चर दिखाओगे ना, बड़ी पिक्चर दिखाने को उस पर उनका फोकस नहीं होगा, उनका फोकस वो छोटी वाली चीज़ पे होगा कि ये चीज़ क्या है. आपने फॉर एग्जांपल उनको 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करके दी और आपने वो उनको दे दी, और आपने दूसरी जगह पे 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की और आपने बताया कि ये 15 सेंटीमीटर की, 5 वाली आपने नहीं बताई. पॉइंट उनका क्या होगा कि ये कितने सेंटीमीटर की है या ये क्या चीज़ है, वो उस चीज़ को ही देखेंगे, वो 15 वाली को नहीं देखेंगे. तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को वो नहीं देख सकते. ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? ट्रबल विथ थिंकिंग फ्रॉम समवन एल्स पॉइंट ऑफ व्यू. द चाइल्ड थिंक्स दैट एवरीवन सीज थिंग्स फ्रॉम हिज हर पॉइंट ऑफ व्यू. इफ़ आई कांट सी यू, यू कांट सी मी. अच्छा, ये तो बच्चों में नहीं, खैर बड़ों में भी होता है ईगोसेंट्रिज्म. मुश्किलात होती है, परेशानी आती है कि जब कोई आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता. बच्चे का क्या कहना होता है कि अगर पेरेंट्स उसको किसी चीज़ से मना कर रहे हैं तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ज़िद करते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन उनको नहीं पता होता कि ये चीज़ सही है या नहीं है. तो उनके दिमाग में ये आइडिया आता है शायद मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं,
बच्चों को ये लगता है कि वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे कि अगर उनको ये चीज़ चाहिए तो वो क्यों नहीं दिला रहे, या उनको यहाँ जाना है तो क्यों नहीं लेके जा रहे, क्योंकि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। फिर एक ही पॉइंट हमारे पास आता है, इफ़ आई कांट सी यू, अगर मैं तुम्हें नहीं देख सकता, यू कांट सी मी, तो तुम भी मुझे नहीं देख सकते। बच्चों की नहीं, अगर हम बड़ों की भी बात करें तो कोई भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ नहीं समझ सकता, मुश्किलात होती है। हर कोई आपके नज़रिए से वो चीज़ नहीं देख सकता। हर किसी इंसान का नज़रिया जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, और हर कोई अपनी औकात, अपनी सोच, अपनी नज़र से ही मुंसलिक होकर अपने नज़रिया जो है वो मैनेज करता है। ऐसे कोई भी अपना नज़रिया मैनेज नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो कि हम बच्चों में भी नोट करते हैं और अक्सर एडल्ट्स में भी ज़्यादा होती हैं। स्टेज 3 में हम आ जाते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस, जो कि 7 से लेकर 12 साल के बच्चों में होती है। कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी आर नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम, इसमें के अंदर वो तमाम चीज़ें नहीं होती, क्योंकि अच्छे खासे बच्चे जो है वो डेवलपमेंटल स्टेज में आ जाते हैं, तो कोई भी इसमें एक्शन वगैरह रिवर्स नहीं होता। कैन कंसाइडर अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। अच्छा, उनके अंदर क्या होता है कि 12 साल के अंदर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी एबिलिटीज़ आ जाती हैं, और इसमें प्यूबर्टी एज भी थोड़ी सी, मतलब कि प्री प्यूबर्टी एज हम जिसको कहते हैं वो स्टार्ट होती है। तो इसमें बच्चों को पता होता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अगर इस जगह जाते हैं तो वहाँ लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, मतलब ये एबिलिटीज़ आ जाती हैं। और अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी उनके अंदर आ जाती है कि कोई इंसान आपको देख के क्या सोच रहा है, किस तरीके का नज़रिया रखता है, बैड थिंकिंग, गुड थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि इस तरह के बच्चों में आ जाती हैं। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती है कि अगर कोई भी मुश्किल वगैरह आती है तो वो खुद से उसको देख सकते हैं, डील कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां थी, छुट्टियों के बाद उनको पता चला कि भाई 3rd पीरियड में आपका टेस्ट है जो कि 11 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है। आप 8 बजे पहुँचे, अब आपने कैसे उसको मैनेज करना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, मैं रिपीट करूँगा, पढ़ूँगा थोड़ा सा और टेस्ट में ईजीली क्लियर अप कर लूँगा। कंटिन्यू टू शो नैरो थिंकिंग व्हेन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इज रिक्वायर्ड, कैन नॉट थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। कंटिन्यूसली ये नैरो थिंकिंग करते हैं, लेकिन नैरो थिंकिंग तो चलती हुई आ रही है, कंटिन्यूसली इनकी क्या होती है, नैरो थिंकिंग चलती रहती है, क्योंकि इनके पास कोई वजह उस वक्त नहीं होती है कि हर काम की कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, और ये जो है आउटसाइड द बॉक्स नहीं सोचते, ज़्यादा ओवर थिंकर इस स्टेज में नहीं होते कि हमने ये काम करना है तो ठीक है करना है। अब ये तो एक सोच हो गई है, ये आपका हो गया नैरो थिंकिंग। अब ये काम करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, नहीं करूँगा तो क्या होगा, करूँगा तो क्या होगा, कम करूँगा तो क्या होगा, ज़्यादा करूँगा तो क्या होगा, ये होती है ओवर थिंकिंग, ब्रॉड थिंकिंग भी जिसको हम कहते हैं। स्टेज पर आपके पास आ जाता है द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये आपकी जो है 11 to 12 ईयर्स के दरमियान, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। द मोस्ट कंप्लीट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसके अंदर प्यूबर्टी एज भी आप ले सकते हो, 12 के बाद प्यूबर्टी एज आपकी आ जाती है, मेल फीमेल दोनों की, और ये कम्प्लीटली स्टेज होती है डेवलपमेंट की। कैन यूज़ लॉजिक एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और इसके अंदर आपके पास लॉजिक होता है, आपके पास रीज़न होता है कि आपकी कोई भी जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हो। चाइल्ड्स वे ऑफ थिंकिंग इज एट इट्स मोस्ट एडवांस, इसके अंदर क्या होता है, बच्चे की जो थिंकिंग पावर होती है ज़्यादा एडवांस हो जाती है। ऑल्दो द नॉलेज इट हैज़ टू वर्क विथ विल चेंज, और साथ साथ जो वो काम कर रहा होता है उसके साथ भी वो उसको चेंज हो जाता है, मतलब अब जो काम कर रहा है, अब वो जो स्टडी कर रहा है उसके हिसाब से भी उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंजिंग होती आती हैं, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि उसको वक्त के साथ साथ चेंज कर देती हैं। चिल्ड्रन आर ग्रेट इमिटर्स, सो गिव देम समथिंग ग्रेट टू इमिशिएट, बच्चे जो है वो एक अच्छे इमिटेटर्स होते हैं, तो उनको हमें जो है कुछ देना चाहिए कि वो अच्छे इमिटेटर्स बन सकें, मतलब उनकी मज़ीद हौसला अफजाई हमने करनी चाहिए। ये था आज का हमारा पॉइंट जो कि हमने सिर्फ पैकेट डिजीज़ से हमने सीखा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको रिपीट किया कि इसके अंदर प्यूबर्टी एज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है उसके बाद। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या बताते हैं सिगमंड फ्रॉइड। व्हाट मेक्स योर पर्सनैलिटी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आपकी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं। फ्रॉइड सर्च फॉर द आंसर टू दिस लीड हिम टू द डिस्कवरी दैट द क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग द यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी आर फाउंड इन द इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। उन्होंने इस पर रिसर्च किया और इसका आंसर लिया कि किस तरीके से एक डिस्कवरी होती है, अंडर किस तरीके से हम क्लाउजेस को समझते हैं, एक यूनिक सी कोई चीज़ जो कि हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को चेंज करती है, जैसे कि इन्फेंसी बच्चों की पर्सनैलिटी क्या होती है, चाइल्डहुड में पर्सनैलिटी क्या होती है। फ्रॉइड साइकोलॉजी सेक्सुअल स्टेजेस,
तो इनकी स्टेजेस हमें क्या बताती हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं ओरल स्टेज, बर्थ टू 18 मंथ्स। ये इस वक्त क्या होता है, ओरल स्टेज पे पेशेंट क्लाइंट जो है वो चल रहा होता है, बच्चा जो है वो ओरल स्टेज पे होता है कि उसको हम बर्थ से लेके 18 मंथ्स तक हम उसको ओरली चीज़ें दे रहे होते हैं। एनल स्टेज 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स, या उसके बाद आ जाती है फैलिक स्टेज 3 ईयर्स टू 7-8 ईयर्स। फैलिक स्टेज भी आप दे सकते हो। फैलिक स्टेज खाना पीना जब से पेशेंट का स्टार्ट हो जाता है या बच्चे का। लेटेंसी स्टेज 7 to 8 ईयर्स टू प्यूबर्टी तक चलता है। लेटेंसी स्टेज में ये होता है कि आप काफ़ी सारी उसको जैसे हर चीज़ आप दे रहे होते हो, सॉलिड चीज़ें भी दे देते हो आप। जेनाइटल स्टेज प्यूबर्टी से लेकर अडल्टहुड तक जो है उसकी वो जेनाइटल स्टेज चलती है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट और डेवलपमेंटल उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो कि आपने अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी देखनी कि इसमें से आपका 1 या 2 MCQs साइकोलॉजी में आ सकते हैं। सिगमंड फ्रेंड साइकोसेक्सुअल थ्योरी, इट्स लाइक हैविंग 5 miniature personalities each lasting a couple of years until you reach maturity। आपके पास जो है वो 5 मिनिएचर पर्सनैलिटीज़ हैं कि हमने हर एक को देखना है कपल ऑफ ईयर्स अंटिल यू रीच मेचोरिटी, क्या जब तक आप मेचोरिटी तक नहीं पहुंचते तब तक हमारे पास कोई यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ दी हैं। ईच स्टेज प्रेजेंट यू विद अ यूनिक चैलेंज, यहाँ पर हर स्टेज आपको एक यूनिक चैलेंज से रिप्रेजेंट किया गया है। इफ़ यू सक्सेसफुली ओवरकम दैट चैलेंज यू एक्वायर अ फुली मेच्योर पर्सनैलिटी। और जो भी स्टेजेस आपको आगे बताई जा रही हैं अगर ये तमाम की तमाम आप चैलेंज कर लेते हो तो आपके पास एक फुली मेच्योर पर्सनैलिटी प्रेजेंट होती है या प्रेजेंट होगी। दिस इज़ वेयर अ लॉट ऑफ योर पर्सनल यूनिकनेस कम फ्रॉम योर स्टकनेस और फिक्सेशन एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि कहाँ कहाँ से आपको बहुत सारी पर्सनल यूनिकनेस मिलती हैं, आपकी स्टकनेस से मिलती हैं, आप एक जगह फिक्स होते हो। पार्टिकुलर स्टेज जो होती है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट की, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है। बट इफ़ यू somehow fail to overcome a challenge of one of the stages you become stuck or fixed there। लेकिन अगर आप कोई ऐसी जगह पे आके फेल हो जाते हो, कोई ऐसा काम जो कि आप स्टक कर देते हो, स्टॉप कर देते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी भी वहाँ पे साथ साथ आपकी स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द ओरल स्टेज की, हमने जो बात की थी बर्थ टू 18 मंथ्स। तो इस स्टेज में क्या होता है कि ओरल स्टेज ड्यूरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ द माउथ इज साइट ऑफ सेक्शुअल एंड एग्रेसिव ग्रेटिफिकेशन। मतलब कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है, ओरल स्टेज में माउथ जो होता है वो एक ऐसा साइट होता है कि इसके अंदर हम सेक्शुअली या एग्रेसिव ग्रेटिफिकेशन ओरली हम बच्चों को सारी चीज़ें देते हैं। एंड इन्फेंट्स लाइफ सेंटर्स ऑन इस माउथ, बच्चों को जो भी चीज़ें दी जाती हैं उनके माउथ से दी जाती हैं। वन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट आउट देयर प्रोवाइडर्स एन इन्फेंट विथ ओरल सेटिस्फेक्शन इन हिज मदर्स ब्रेस्ट, यानी कि कैसे सेक्सुअली उसको दी जाती है कि वो ओरली फीड करता है, ठीक है, मदर्स के ब्रेस्ट से। द मदर्स ब्रेस्ट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ कनेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन। और ये जब ओरल स्टेज में जब होता है बच्चा, तो ये एक ऐसा कनेक्शन होता है, ये नेचुरली भी एक कनेक्शन है और एक मेन सोर्स है कनेक्शन कि यहाँ पे बच्चा सेटिस्फाई होता है। वो कोई नेगेटिवली हम उसको काम नहीं करवा रहे होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बेबी इज़ अ बेबी, ठीक है। माँ बाप के लिए बच्चे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो ये वाली जो एज होती है इसमें ओरली उसको सेटिस्फेक्शन जो मिलती है वो सिर्फ मदर से मिलती है और वो भी सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से। फिर हम आ जाते हैं एनल स्टेजेस जो कि 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स में थी। इसमें क्या होता है, ऑल बेबीज हैव टू ग्रो अप सम टाइम, कुछ बच्चे जैसे जैसे ग्रो होते रहते हैं। एंड व्हेन दे डू ग्रेजुएट टू द एरोजनियस फोकस ऑन द एनल स्टेज, जैसे उनकी एनल स्टेज पे ग्रोथ होने लगती है, ग्रेजुएट होने लगते हैं, मतलब उनके अंदर ये एबिलिटी होती है। तो इसमें क्या होता है 1 to 3 ईयर्स एनल स्टेज चलती है, 3 साल तक सॉरी। अर्ली एनल स्टेज में क्या होते हैं, प्रीश्योर फॉर डिलीवरिंग फीसिस। लेट एनल स्टेज में क्या होता है, प्रीश्योर फ्रॉम विदाउट होल्डिंग फीसिस। इसमें ये होता है कि बच्चे जब फीसिस कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको साफ़ सफाई करना ये सारा काम कौन करता है, एक मदर ही कर सकती है। तो एन स्टेज हम इसी को कहते हैं कि जब बच्चा 18 मंथ्स का होता है उस वक्त तो वो ये नहीं बताता कि उसने वॉशरूम जाना है या नहीं जाना, बट एज अ मदर वो क्या है कि उसको देखती है, कनेक्शन है ना, क्योंकि एक नेचुरली माँ और औलाद का एक ऐसा कनेक्शन होता है कि उसको पता होता है।
तो वो चीज़ें होती हैं, तो वो भी हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। फिर क्या होता है कि जब लेट एनल स्टेज की बात हो रही है, यानी कि 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 3 साल में जब बच्चा आता है तो वो बताता है कि उसने वॉशरूम जाना है, ठीक है। फिर वो स्टेज अलग होती है कि नहीं मम्मा लेके जाएंगी, सही, नहीं पापा लेके जाएंगे और कोई नहीं लेके जाएगा। तो ये चीज़ें हम शुरू से ही बच्चों को पॉजिटिव और नेगेटिव बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेज जो आ जाती है वो आ जाती है फैलिक स्टेज, जो कि 3 ईयर्स टू 7 to 8 ईयर्स के अंदर डेवलप होती है। और इसमें क्या होता है, बिगिनस ड्यूरिंग द 3rd ईयर ऑफ द लाइफ में लास्ट अंटिल चाइल्ड इज 6। 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों तक। द चाइल्ड इन दिस स्टेज इज फोकस्ड ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ द जेनिटल्स। इसमें बच्चों की जो स्टेज होती है उसमें फोकस होता है कि जेनिटल्स का स्टिमुलेशन क्या है, ठीक है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज़, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स, ये चीज़ें हैं जो कि पता। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बॉय के लिए वर्ड बेसिकली यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी कि गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो बॉयज़ के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है और ये साइकोलॉजी का एक फेनोमेना है जिसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर अनकॉन्शियस डिज़ायर्स जो होते हैं वो बॉयज़ के लिए अगर हम बात करें तो वो डेवलपमेंट होता है कि वो मदर के साथ सो सकते हैं, नहीं सो सकते, कैसे खुद को फील करवाते हैं, ठीक है। अब अगर गर्ल्स के लिए हम बात करें, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, गर्ल्स में आइडेंटिफिकेशन करवाना, ठीक है, कि उनका जो है गर्ल्स फील्स फ्री करें, अट्रैक्शन हो उनकी सिर्फ फादर की तरफ होनी चाहिए, कि उनकी अटेंशन, उनकी अफेक्शन, उनकी अट्रैक्शन सिर्फ फादर के साथ होनी चाहिए। क्योंकि 7 to 8 ईयर्स में ये होता है कि फिर पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर मदर है तो उनके साथ सिर्फ गर्ल्स सोएं, फादर है तो उनके साथ बॉयज़ को सोना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि इस स्टेज के अंदर डेवलप होती हैं और इसमें ख़ास तौर पे हमें फोकस करना चाहिए एज अ पेरेंट्स। तो ये इस चीज़ को आप सब फॉलो भी करें, जो पेरेंट वीडियो मेरी देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो किया करें, जो पेरेंट्स बनने वाले हैं और इन फ्यूचर आप सब इंशाल्लाह बनेंगे, तो इन चीज़ों को आपने लाजमी नोट डाउन करना है। नेक्स्ट अगर हम स्टेजेस की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेटेंसी, 7 to 8 ईयर्स ऑफ प्यूबर्टी। ड्यूरिंग दिस स्टेज नो न्यू सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और इम्पल्सेस आर अज्यूम्ड टू अराइज। इस स्टेज में कोई भी ऐसी कोई सिग्निफिकेंट या कन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होते। दिस लास्ट फ्रॉम अबाउट 7 ईयर्स टू प्यूबर्टी, और ये 7 ईयर्स प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। प्राइमरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इज़ दैट ऑफ द सुपर ईगो। इसमें ईगो ने स्टार्ट हो जाती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होती है इस टाइम में ईगो, अब बच्चों को 7 to 8 पीरियड्स में ये पता होता है कि उनकी ईगो क्या, मतलब उनकी एक रेस्पेक्ट है, उनको इस चीज़ का आइडिया होता है कि उनकी ये रिस्पेक्ट है, उन्होंने ये काम करना है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। फॉर एग्जांपल अगर 7 to 8 ईयर्स की अगर हम बात करें, अगर आप बच्चे को कुछ कह देते हैं तो उनको ये पता होता है कि इस बंदे ने मुझे ऐसा कहा था, दोबारा मुझे इनसे बात करनी है या नहीं करनी है। ये चीज़ें सब में है और ये सुपर ईगो में आ जाती हैं। थिंग्स कूल डाउन, सो टू स्पीक, देयर इज नो कन्फ्लिक्ट विद अपोजिट सेक्स पेरेंट, देयर इज नो बैटल फॉर कंट्रोल और सेटिस्फेक्शन। इसमें हम कहते हैं कि ठीक है अगर कोई चीज़ हो गई, ठीक है, कूल डाउन, सो टू स्पीक, तो बोलना है तो बोलो, कब बोलना है, कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं होता अपोजिट सेक्स पेरेंट्स के अपोजिट के साथ। अगर पेरेंट्स आपको कोई चीज़ कहते जैसे फॉर एग्जांपल ज़बान दराजी करना, आगे से बदतमीज़ी करना, ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती जिसको हमने बताना होता है उनको। सिर्फ उनको ये पता होता है कि ठीक है ये हमारे पेरेंट्स ने हमें मना किया है या उन्होंने स्लैप्ट किया है तो हमने क्या रिएक्शन देना है या चुप रहना है। इट्स अ टाइम फॉर अ बेसिक सोशल एक्सप्लोरेशन लाइक मेकिंग फ्रेंड्स एंड फॉर्मिंग लिटिल सोशल कलीग्स। एंड इसमें क्या होता है कि सोशली एक टाइम उनको मिलता है कि दोस्त बनाना, फिर दोस्त की सोबत किस तरीके होती है, किस तरीके के लोगों में बैठ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये होता है ना कि 6 साल का आपका बच्चा है और वो अगर स्कूल में या केजी क्लास में या 1 क्लास में आप लगा लें, ठीक है, उसके दोस्त ने 2-3 दोस्त बना लिए, अब उनकी सोबत अच्छी नहीं है, ठीक है, सोबत हमेशा घर से मिलती है, ठीक है, अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो वो इफेक्ट आपके बेबी पे आ सकता है। जब आपके बच्चे पे पड़ेगा तो वो आपको कैसे नजर आएगा, आपको एक दिन में पता नहीं चलेगा। आपने उसको डांटा, उसने आगे से ज़बान चलाई, आपने उसको डांटा, उसने आगे से आपका नाम लिया, आपने उसको डांटा, आप उसने आगे से रिएक्शन कोई गलत दिया। तो इस चीज़ से आपको पता चलता है कि या तो इनकी जो है सोशल एक्सप्लोरेशन है वो अच्छी नहीं है। तो फिर आप देखना शुरू करते हो कि कहाँ जाके वो बच्चा जो है वो आउट ऑफ लाइन जा रहा है, तो उसको हम वहीं पर ही कंट्रोल कर लें। फिर हमारे पास आ जाता है जेनाइटल स्टेज, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है ये और अडल्टहुड तक जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द पर्सन डायरेक्ट सेक्शुअल इम्पल्सेस टुवर्ड्स समवन ऑफ द अपोजिट सेक्स। इस स्टेज में क्या होता है कि पर्सन को, एक इंसान को डायरेक्टली
सेक्सुअल इम्पल्सिस जो है वो ट्रांसमिट होती हैं अपोजिट सेक्स में। मतलब कि इसमें हम टीनेज की भी बात ले सकते हैं कि अट्रैक्शन होना, गर्ल्स को जो है वो बॉयज़ की तरफ अट्रैक्शन होना या बॉयज़ को गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन होना, ये मेंटली और अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ मैं। मेंटली अट्रैक्शन होती है साइकोलॉजी के हिसाब से। अडल्सन ब्रिंग्स अबाउट अ रीअवेकनिंग ऑफ ऑडिपल इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अ रीअवेकनिंग फॉर अर्लियर चाइल्डहुड आइडेंटिफिकेशन। अडल्टन्स जो है उनके अंदर ये रीअवेकनिंग हो जाती है, उनको ये पता हो चलता है कि ऑडिपल और इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, मतलब कि बॉयज़ और गर्ल्स में फ़र्क पता चलता है। रिवॉकिंग होती है उनकी, चाइल्डहुड आइडेंटिफिकेशंस क्या होती हैं, उनको ये चीज़ें आइडिया होने लगता है। ये हम टीन एज की बात कर रहे हैं। द चाइल्ड इज़ नाउ ओपन टू लर्निंग हाउ टू इंगेज इन म्यूचुअली सेटिस्फाइंग सेक्शुअल रिलेशनशिप। अब बच्चा इसमें क्या होता है कि वो सीखता है कि किस तरीके से हमने म्यूचुअली सेक्शुअल रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करना है। कीप इन माइंड दैट फ्रॉइड नेवर स्टेटेड दैट ऑल पीपल रीच दिस पॉइंट ऑफ फुल मैच्योरिटी। लेकिन इस बात को आप याद रखें कि अगर कोई पर्सन अपने लिए पार्टनर को चूज़ भी करता है तो वो उस वक्त फुल मैच्योरिटी में नहीं होता। ये फ्रॉइड ने हमें बताया, और अभी तक उनकी ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई कि जिसमें हमें पता चल सके, या आप अगर लेक्चर सुन रहे हैं जिसमें आपको अभी तक आपको अंदाज़ा हुआ कि ठीक है, अगर आपने किसी को चूज़ कर लिया या इनकेस अगर आप इंगेज हैं या मैरिड हैं तो आप फुली मैच्योर हैं। नो, यू आर नॉट फुली मैच्योर ऑन दिस स्टेज। आप कंप्लीट लेक्चर लें, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि आप फुली मैच्योर हैं या नहीं हैं, और कहाँ कहाँ पर आपकी मिस्टेक है, कौन कौन सा पॉइंट आपने सही करना है। दिस पॉइंट इज़ मोर लाइक एन आइडियल समथिंग टू स्ट्राइव फॉर अ लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट। ये पॉइंट सिर्फ एक आइडियल ही होता है और एक लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए एक हम सफ़र की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट को लेके हम लॉन्ग लाइफ तक प्रोजेक्ट आपको ये चल रहा होता है, लेकिन ये इसमें आप फुली मैच्योरेशन आपकी नहीं होती है। बट इफ़ समबडी डजंट मेक इट, ही कुड ईजिली फॉल बैक इनटू सेल्फिश फेलिकिज्म। और अगर कोई भी है जो कि इस रिलेशनशिप तक नहीं जाता तो वो ईजिली गिर सकता है, फॉल बैक हो सकता है। ठीक है, सेल्फिश हो सकता है, खुदगर्ज होगा। कभी कभी आपने देखा है, बल्कि आपके सामने भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे कि किसी की शादी नहीं हुई है, कोई ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है, उनकी एज 45-50 है, तो साइकोलॉजी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होते हैं। हर चीज़ की एक स्टेज होती है, तो स्टेज पे ही वो अपना काम, हर काम वक्त पे अच्छा लगता है, और वो काम अगर वक्त पे ही किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, दिस सीम्स टू conjure up images of the selfish lover who doesn't care about the pleasure of the other partner। अब इसके अंदर ये भी होता है कि आप सामने वाले की केयर कर रहे हैं, इट मीन्स यू बोथ आर लवर। ठीक है, आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप सामने वाले की केयर कर रहे हैं, वहाँ से आपको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आप उसको 100% दे रहे हो अपना, उसको आपको 100% क्या 10% भी नहीं मिल रहा, तो आपको ये भी चीज़ इसके अंदर पता चलती हैं कि नहीं, अगर मैं एक इंसान के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, सामने वाला नहीं कर रहा, तो वो आपके लिए इंटेंशंस क्या होती है, आपका रिएक्शन, आपकी साइकोलॉजी, क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी सोचने की सलाहियत, आपका थिंकिंग पावर, सारी चीज़ें आपका जो है वो मैटर कर रहा होता है इसमें। पेरेंट्स कैन ओनली गिव गुड एडवाइस और पुट देम ऑन द राइट पाथ, बट द फाइनल फॉर्मिंग ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर लाइज इन देयर ओन हैंड्स। ये बहुत हकीकत और रियलिटी बात है कि इसको आप 100 नहीं, 110%, 1000% आप इसको लिख लें इस चीज़ को, कि माँ बाप सिर्फ आपको अच्छी नसीहत और अच्छा रास्ता बता सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान बनना, ठीक है, वो आपके अपने हाथ में होता है। आप कैसे इंसान बनते हो। फॉर एग्जाम्पल के लड़के होते हैं, लड़कियों की भी मैं अगर बात करूँ, कोई भी हो, सिगरेट पीना माँ बाप नहीं सिखाते, नशा करना माँ बाप नहीं सिखाते, झूठ बोलना माँ बाप नहीं सिखाते, दिल तोड़ना माँ बाप नहीं सिखाते, भरोसा तोड़ना माँ बाप नहीं सिखाते, गलत बात करना, गुस्सा करना, ज़बान दराजी करना, बड़ों से बदतमीज़ी से पेश आना, ठीक, ये तमाम चीज़ें जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ये माँ बाप आपको नहीं सिखाते। शुरू से आपको ये सिखाया जाता है कि किस तरह अपने प्यार मोहब्बत से बात करनी है, जी करके बात करनी है, कैसे हम, आप में से भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को एडवाइस करते होंगे कि नहीं, यहाँ नहीं जाना, बैड थिंग और गुड थिंग का डिफरेंस उनको बताया करें, ये गलत चीज़ क्या है और सही चीज़ क्या है। अब अगर आपको पहले से नहीं पता था कि ये चीज़ें आपको कैसे आप अपने बच्चों को बता सकते हैं, तो आई होप सो कि ये एडवाइस देने के बाद आपको पता चलेगा कि आप अपने बच्चों को गलत चीज़ से सही चीज़ से कैसे बता सकते हैं कि बेटा कौन सी गलत है, कौन चीज़ सही है। तो आने वाले पेरेंट्स जो इन फ्यूचर पेरेंट्स बनेंगे, वो उस चीज़ को लाजमी पॉइंट आउट करें कि आपने बच्चों को कैसे बताना है, आपने उनको एक अच्छा इंसान
एक गुड कैरेक्टर वाला इंसान आपने उनको बनाना है, ठीक है। और आपने ये चीज़ भी बतानी है उनको, ये पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माँ बाप सिर्फ आपको अच्छा रास्ता, अच्छी एडवाइस दे सकते हैं और रास्ता बता सकते हैं कि ये सीधा रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना, उस पर कायम रहना, उस पर अमल करना, अच्छा इंसान बनना, ये सब आपके हाथ में होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिक्सन्स लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। ये भी एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड इन स्टेजेस के किस तरीके से स्टेज के अंदर डेवलपमेंट चलती है। ईच स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय अ साइकोसोशल चैलेंजेस और क्राइसिस। हर स्टेज में जो है वो साइकोसोशल चैलेंजेस आते रहते हैं, क्राइसिस आते रहते हैं। स्टेजेस रिफ्लेक्ट द मोटिवेशन ऑफ द इंडिविजुअल। स्टेजेस जो है वो इफ़ेक्ट करती है हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में, एक मोटिवेशन मिलती है कि ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको कुछ ना कुछ नया सिखा देता है। तो इन्होंने क्या बताया, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये हमारे पास 8 स्टेजेस होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, जो कि हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में आता है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, भरोसा करना चाहिए या नहीं, एतबार और बेएतबारी। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, कब हमने खुद मुख्तार होना है, कहाँ हमने शाय फील करनी है, कहाँ हमें डाउट है, किस जगह डाउट है, किस जगह हमें शाय फील करनी है इस बात में, और कब हम खुद मुख्तार हैं, कब हमारे पास पावर है, अथॉरिटी है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, खुदगर्जी और गिल्टी फील करना, शेम फील करना। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, आपकी इंडस्ट्री क्या कहती है, मतलब आपकी सोसाइटी क्या है, और इन्फेरिटी क्या है, आपकी फैमिली और आपकी सोसाइटी। आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, आपकी पहचान क्या है और आपकी पहचान, अब उसके अंदर कन्फ्यूजन क्या है। एक पहचान जो आपको माँ बाप से मिली है वो आपकी पहचान है, आपने अपना एक नाम बनाया, एक चैनल होता है, या अगर आप मेरे चैनल की बात करें तो ये एक नाम है। आइडेंटिटी कन्फ्यूजन कब होती है इसके अंदर, जब इसके अंदर जो पॉइंट से चैनल बनाया गया है उसके अलावा कोई गलत चीज़ इसके अंदर अपलोड की जाए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटीमेसी एंड आइसोलेशन, कब आपने खुद को लोगों के साथ मिलजुल के रहना है, कब आपने आइसोलेट करना है, खुद को दूर करना है। उसके बाद आ जाता है जेनेटिटी एंड स्टैग्नेशन। जेनेट्री का मतलब होता है खुद को जनरेट करना, एक ऐसा मतलब कि ऐसा सेंस को डेवलप करना कि जिसमें आप फोकस करते हो कि नेक्स्ट जनरेशन पे आप सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि पर्पस करना। मैरिड लाइफ की अगर हम बात कर लें, इनकरेज करना या खुद को इंगेज करना उन एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि आपको आपकी चीज़ों को प्रोमोट कर सकें। और स्टेग्नेशन उसी के उलट है कि स्टेग्नेशन का मतलब ये होता है कि डिसकनेक्टेड फील करना सोसाइटी से, लैक ऑफ सेंस ऑफ पर्पस, जैसे अकेला रहना महसूस करना। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर क्या होता है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, एक सेंस ऑफ विजडम होता है कि इसके अंदर आपके पास विजडम होता है, आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो। ये ज़्यादातर 65 की एज में होता है। सेटिस्फेक्शन होती है आपको अपनी ज़िंदगी से कि आपने अपनी ज़िंदगी में ये काम कर लिया, आपने सेक्रीफाइसेस दी, और लास्ट आपका जो चांस है वो एट द एंड ऑफ द डेथ होता है कि अब डेथ होनी है, मतलब अल्लाह के पास जाना है। और उसी के साथ अगर हम डिस्पेयर की बात करें तो ये इसी के अकॉर्डिंग होता है, कन्वर्स होता है कि इसके अंदर डिस्पेयर होता है, इसके अंदर फीलिंग्स जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, बिटरनेस आने लगती है, सेंस ऑफ हैविंग मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आपको लगता है कि कोई चीज़ आपने नहीं किया, आपने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया किया, और आपको फिर डेथ का फेयर भी होता है, मतलब डरने का मतलब मौत का डर भी आपके सामने होता है कि अब तो मरना ही है, लेकिन आपने वो काम नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। तो ये हमारे पास एक एक करके इनको डिफाइन किया हुआ है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को। ये 0 to 1 ईयर्स की एज में अक्सर 1 साल तक इसका जो है वो होता है। डेवलप थ्रू कंसिस्टेंट लव एंड सपोर्ट, इसमें क्या होता है कि डेवलप होता है साथ साथ, कोई आपको लव में भी ट्रस्ट मिसट्रस्ट हो जाता है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है उसमें भी साथ साथ हो जाता है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम डाउट में क्या होता है, 1 से 3 साल तक ज़्यादातर अगर हम ले लें इसको। इंडिपेंडेंस फॉस्टर्ड बाय सपोर्ट इनकरेजमेंट, इसमें आपको इंडिपेंडेंस मिलती है, अगर इंडिपेंडेंस मिलती है तो ऑटोनॉमस है, जैसे हम कहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो हमारे पास ऑटोनॉमस है, हम खुद मुख्तार हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं। लेकिन वो अलग बात है कि आज़ादी यहाँ पर इस तरीके से नहीं दी जाती, बट हम हैं आज़ाद कौम, ठीक है।
तो आपको सपोर्ट दी जा रही है, इनकरेज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड की अगर हम बात करें तो डेवलप होती है, ये एक्सप्लोर करते हैं, इसके अंदर जो चैलेंजेस आपको दिए जाते हैं उसको आप बिल्ड करते हैं, उसको आप डेवलप करते हैं। या तो उसके लिए आप इनिशिएटिव होगे कि ठीक है मैं कर लूँगा, या तो उसके लिए आप गिल्टी फील करोगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता। इंडस्ट्री और इन्फेरिटी की बात करें तो मैस्ट्री कम्स फ्रॉम सक्सेस एंड रिकग्निशन के अगर हम बात करें इसमें अपने काम करना है, प्यूबर्टी एज में भी होता है कि इंडस्ट्री एंड इन्फेरिटी, मतलब अगर हम बच्चों की बात करें 6 ईयर, ये जो एजेस आपको दी हैं ये बच्चों की दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें 6 ईयर्स और प्यूबर्टी तक चलता है कि मैंने मेहनत करने, बच्चों से पूछते हैं ना कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आपने क्या बनना है इन फ्यूचर, तो किसी का रिप्लाई होता है जी मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने पायलट, इंजीनियर, वो उसी के हिसाब से उनका एक माइंडसेट होता है और वो अपना काम कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मैं एक दिन इंजीनियर, पायलट या फिर लॉयर बन के रहूँगा। तो ये एज होती है। फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इसमें क्या होता है एडोलेसेंस में अक्सर ज़्यादा होता है, जो कि एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट पाथवे होते हैं उनके पास और अटेन अ हेल्थी आइडेंटिटी, उनकी जो खुद की आइडेंटिटी होती है समटाइम वो गलत राहों में चल के अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। जैसे मैंने अपनी चैनल की मिसाल दी थी, तो इसी तरीके से अगर मैं इंसान की मिसाल दूं कि वो दोस्तों की सोबत में आके या तो उन्होंने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दी, नशा करना शुरू कर दिया, तो वो गलत रास्ते पे चलना शुरू हो गए। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये अर्ली अडल्ट ईयर्स में होता है कि फ्रॉम पॉजिटिव क्लोज रिलेशनशिप विद अदर्स, कि अच्छा खासा एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप बना लेते हैं और फिर खुद को आइसोलेट करना, लोगों से दूर करना, या तो मिसट्रस्ट की वजह से होता है या बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं। जनरेटिव वर्सेस स्टेग्नेशन में क्या होता है, मिडिल अडल्टहुड में होता है ट्रांसमिटिंग समथिंग पॉजिटिव टू द नेक्स्ट जनरेशन, अपनी खुद की कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लोगों तक, दूसरे लोगों तक पहुंचाना, नेक्स्ट जनरेशन तक देना। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर तक क्या होता है कि लेट अडल्टहुड में होता है, इसके अंदर लाइफ रिव्यू एंड रिट्रो पर्सपेक्टिव होता है, इवेल्युएशन होती है वंस पास्ट की, कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या किया। वही बात मैंने आपको बताई कि मौत से डर नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि आप अपना काम सारा काम कर चुके हैं, ठीक है। आपने एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ अच्छी गुजारी है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ अच्छी गुजारी है, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ अच्छी गुजारी है। आपने अपने बच्चों को कैसे रखा, जैसे आपको रखना चाहिए था, तो ठीक है। आपके पास लास्ट स्टेज क्या होती है कि जस्ट आपकी डेथ है और कुछ नहीं है। फिर हमारे पास आ जाता है सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल कॉन्टेक्स्ट और डेवलपमेंट में आ जाता है आपकी फैमिलीज़, पीर्स यानी कि फ्रेंड्स और स्कूल्स, ये आपके बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। वी मे नॉट बी एबल टू प्रिपेयर द फ्यूचर, हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अपना मुस्तकबिल खुद बना सकें, फॉर आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए, बट वी कैन एटलीस्ट प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर, लेकिन हम अपने बच्चों को तैयार तो कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। हम अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं बना सकते। जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को नोट करें कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं बना सकते, ठीक है। जो मैरिड है वो इस चीज़ को देखें कि आपके बच्चे अब किस स्टेज पर हैं, कल को आप उनका फ्यूचर नहीं बना सकते, कि आप उन बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाओगे, सही है। लेकिन आप उनको इस काबिल तो कर सकते हो कि वो खुद से अपना मुस्तकबिल बनाएं। और अभी भी आप ये खुद रियलाइज़ करो कि हमारे माँ बाप ने हमारा मुस्तकबिल नहीं बना के दिया, लेकिन उन्होंने हमें इस काबिल कर दिया। अब उनके काबिल करने के लिए हमारे पास उन्होंने क्या क्या हमें दिया, उन्होंने हम पर इन्वेस्ट किया, हमें अच्छा पढ़ाया लिखाया, हमें अच्छे बुरे की पहचान दी, हमें सही गलत का रास्ता दिया, हमें पॉजिटिव नेगेटिव में बताया, हमें गुड बैड में बताया। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं जिस वजह से हमारे पास ये आज सलाहियत है कि हम अपना फ्यूचर खुद से बिल्ड कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो डिग्री चूज़ की है ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह हम सब एक दिन अपने ब्राइट फ्यूचर के साथ ब्राइट होते हुए नजर आएंगे। क्लियर। फिर हम आ जाते हैं गवर्नमेंट्स पेरेंटिंग स्टाइल, कि वो किस तरीके से, उनकी पेरेंटिंग स्टाइल कैसा था। नेग्लेक्टफुल, पेरेंट्स आर अनइन्वॉल्व, पेरेंट्स अनइन्वॉल्व होते हैं। चिल्ड्रन हैव पोअर सेल्फ कंट्रोल, डोंट हैंडल इंडिपेंडेंस वेल एंड लो अचीवमेंट मोटिवेशन। नेग्लेक्टफुल में क्या होता है कि बच्चों के कोई भी मामलात होते हैं तो पेरेंट्स जो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, बच्चों को सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, पेरेंट्स को सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है बच्चों पर, वो उनको इंडिपेंडेंसली वेल तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, अचीवमेंट कम होती है, मोटिवेशन उनकी कम होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें
ऑथोरिटेरियन, तो ऑथोरिटेरियन में क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, पैरेटिव होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो सोशली इनकम्पिटेंट होते हैं। एंशियस, डर खौफ में रहना, एग्जिबिट पुअर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक से उनको बोलना नहीं आता या उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी जगह हमने क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, कैसे हमने बड़ों से बात करनी है। अगर आप सबके सामने बैठे हैं, 20 लोगों के सामने आप बात कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से अपने पेरेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडल्जेंट। इंटेलिजेंट क्या होता है कि पेरेंट्स आर हाईली इन्वॉल्व बट सेट फ्यू रिस्ट्रिक्शंस, चिल्ड्रन हैव पुअर सेल्फ कंट्रोल। इसमें माँ बाप जो हैं वो बच्चों के मामलात में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और बच्चे जो हैं उनका खुद पर पुअर सेल्फ कंट्रोल होता है, मतलब खुद पर कंट्रोल इतना नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें ऑथोरिटेटिव की, तो पेरेंट्स जो इसके अंदर नर्चरिंग होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, लिमिट्स को अपनी सेट रखते हैं। चिल्ड्रन इसके अंदर सेल्फ रिलियंट होते हैं, लॉन्ग पीरियड्स उनके होते हैं, हाई सेल्फ स्टीम होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ये है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल ब्लेसिंग्स, कि मेरे पास मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्लेसिंग है, नेचुरली बाय द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। और ये मेरे पास एक इन चारों में से अगर देखें पेरेंटिंग स्टाइल जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए वो है अथॉरिटेटिव, कि वो नर्चरिंग भी होते हैं, सपोर्टिव भी हैं। कुछ लिमिट्स होती हैं जिनको हमने लिमिट्स तक ही रहना होता है, लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना होता। तो उसमें क्या होते हैं, बच्चों की जो सेल्फ रिलियंस होती हैं, सेल्फ स्टीम होती है, वो बढ़ जाती हैं। वो कैसे अपने दोस्तों के साथ रहना, कैसे खुद को बिल्डअप करना, अपनी सेल्फ स्टीम को मैटर रखना है, हर चीज़ में मायने रखती है। आपकी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा, इज़्ज़त, भरोसा और नाम, आपके पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आपके पास कोई किसी चीज़ का काम नहीं आता। यहाँ तक कि जब आप किसी की डेथ भी हो जाती है तो लोग उसका नाम तक भूल जाते हैं। सिर्फ हाँ, अगर पर्सन वो कहे ठीक है इज्जत से बात कर रहे हैं, उसका अखलाक अच्छा है, तो लोग सिर्फ उसको उसी से याद रखते हैं। इससे याद नहीं रखेंगे कि उसका कितना बैंक बैलेंस था, कितनी उसकी दौलत थी। इस चीज़ से कोई किसी को याद नहीं रखता। इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी का क्या इफेक्ट होता है, इंट्रैक्शन होता है। ऑल ट्रेड्स डिपेंड बोथ ऑन जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जितने भी ट्राइट्स वगैरह होते हैं वो सब डिपेंड करते हैं, जेनेटिक भी और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्ट करता है कि वो उनका इफेक्ट किस तरीके से होना चाहिए। दिस मीन्स, इसका मतलब ये कि दैट द वे जीन्स एक्ट डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट इन विच दे एक्ट। एक जीन्स किस तरीके से इन्वायरमेंट पर एक्ट कर रहा होता है। जैसे इन द सेम वे अगर हम तरीके से बात करें तो द इफेक्ट इन्वायरमेंट डिपेंड ऑन द जीन्स विथ विच दे वर्क। मेल किस तरीके से अपना काम करता है, फीमेल किस तरीके से अपना काम करती हैं, तो जीन्स का किस तरीके से एनवायरनमेंट पर इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल पीपल वेरी इन हाइट ऑल्दो हाइट इज़ हाईली हेरिटेबल, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स कैन हैव अ लार्ज इम्पैक्ट। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों के जो हाइट होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, कुछ लोगों की हाइट क्या होती है बहुत ज़्यादा छोटी होती है, कुछ लोग जो होती हैं वो एवरेज में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा जो जीन्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स के पीपल होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। जीन्स पे किसी के ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा काम करते हैं तो वो एक्रोमेगैली में चला जाता है, जिगेंटिज्म में चला जाता है, हाइट उसकी लंबी हो जाती है। ये तमाम डिसऑर्डर एंडोक्राइनल डिसऑर्डर हैं जो कि हम अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ जो होते हैं वो ड्वार्फिज्म में चले जाते हैं, छोटा कद रह जाता है। अब फॉर एग्जांपल जापानीज अमेरिकन्स आर ऑन द एवरेज टॉलर एंड हैवियर देन देयर सेकंड कजन्स हु ग्रू अप इन जापान। जो जापानीज अमेरिकन्स होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो एवरेज होती है, हैवियर होती है, मतलब कि अच्छे, जिसको हम कहते हैं अट्ठे खाटे, ठीक है, तो उन पे होती है। और जो जापान में लोग होते हैं सेकंड कजन्स की अगर हम बात करें, मतलब जो उनके साथ पड़ोसियों शहर की अगर हम बात करें, तो जापान में जो रहते हैं रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएबल स्पेशली डाइटरी डिफरेंसेस। इसमें क्या होता है बेसिकली डाइटरी डिफरेंसेस आ जाते हैं। कुछ लोग अपनी डाइट प्रॉपर्ली नहीं लेते जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई छोटी हाइट वाला है तो वो डाइट प्रॉपर्ली नहीं लेता होगा, वो भूखा रहता होगा, नहीं। इसमें बहुत सारे मसले होते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पर एक ही यहाँ पर मिसाल दी है, लेकिन अगर आप देखें जो गांव के लोग होते हैं, गांव देहात के लोग होते हैं जिनकी खाने पीने में ज़्यादातर वो होती है कि वो नेचुरली वहाँ से चीज़ें सारी लेके खा रहे होते हैं। शहरी की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे नेचुरली चीज़ें ज़्यादातर नहीं मिलती हैं। आप कितनी भी अच्छी और ब्रांडेड चीज़ें ले लें लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो आप एक खुद नेचुरली तौर पर दरख्त से तोड़ के वो चीज़ खा रहे हैं और वो आपको क्या फ़ायदा दे रही है। और बाहर अगर आप वो ले रहे हैं तो वो चीज़ आपको कैसे फ़ायदा दे रही है। हाँ, तो मुर्गियों को भी इंजेक्शन लगा के बड़ा किया जाता है, ठीक है।
तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, जो कि गांव देहात के लोग होते हैं जो नेचुरली चीज़ें खा रहे होते हैं, फिर ज़ाहिर है नेचुरली जब बंदा एक चीज़ें लेता है तो उसका इम्पैक्ट बॉडी पे वैसे ही पड़ रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिनाइल कोट्रिया PKU इज़ एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ अ जेनेटिकली कंट्रोल इफेक्ट। PKU क्या है, एक फॉर्म है मेंटल रिगार्डेशन की डेट रिजल्ट फ्रॉम टॉक्सिक डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन द एब्डोमिनल abnormal breakdown of the essential amino acid phenylalanine which is found in all protein। अब PKU क्या है, एक मेंटल रिटार्डेशन है जिसके नतीजे में क्या होता है कि टॉक्सिक डैमेजिंग यानी कि इसका जो इफेक्ट होता है वो एबनॉर्मल ब्रेकडाउन करवाता है जो आपकी बॉडी के अंदर ज़रूरी अमाइनो एसिड इसेंशियल प्रोटीन्स होती हैं जो कि फिनाइलानाइन, ये जो है तमाम आपकी जो 20 फ्रीली अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो ये क्या करता है PKU उसकी ब्रेक डाउन करवाता है। द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन फिनाइलएलाइन इज डिफेक्टिव। अब वो एंजाइम जो कि फिनाइलएलाइन की ब्रेक डाउन करवाता है वो डिफेक्टिव होता है। अक्यूमुलेटिंग इन ब्रेक डाउन एबनॉर्मली, ये क्या करता है, खुद को अक्यूमुलेट करता है बॉडी के अंदर और फिर साथ उसको एबनॉर्मली तौर पे ब्रेक डाउन कर देता है। सो इन PKU और सिंगल जीन कैन ड्रामेटिकली अफेक्ट बिहेवियर। तो इसमें क्या होता है कि PKU के अंदर जो सिंगल जीन होता है वो अफेक्ट हो जाता है। इट इज़ जेनेटिकली इन्फ्लुएंस प्रोसेस और ये जीन्स पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर ऐसी चीज़ कोई भी आप ले लेते हैं तो ये मेंटल रिटार्डेशन भी करवाती है और ये PKU एक वाहिद ऐसी एक्सीलेंट एग्जाम्पल दी है यहाँ पे एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन की। ज़ाहिर है ये भी एक प्रोटीन है जो आप बाहर से लेते हो, लेकिन ये प्रोटीन आपको क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। तो ये भी आपके MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी प्रोटीन है, ठीक है, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है और वो हमें नुकसान पहुँचा सकती है। बट द इफेक्ट ऑफ दैट डिफेक्टिव जीन एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट इन विच इट अकर्स। लेकिन साथ साथ में क्या होता है, जो इफेक्ट होता है इसका डिफेक्टिव जीन का, वो एक्सप्रेस करता है कि हम किस इन्वायरमेंट में हैं, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। When this abnormal metabolism of phenylalanine was discovered, जब इसका abnormal metabolism होता है, an effective treatment became available, a diet low in phenylalanine। तो इसके साथ अब देखें जब भी कोई मसला होता है तो उसको हमेशा कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास उसका अल्टरनेटिव कोई ना कोई मेथड होता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रही है फिनाइलएलाइन की, तो आप उसके इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो, आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप वो डाइट लो, वो प्रोटीन डाइट लो जिसके अंदर फिनाइलएलाइन कम्प्लीटली प्रॉपरली उसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो। द एबनॉर्मल जीन इज स्टिल देयर, अब एबनॉर्मल जीन वहाँ पर प्रेजेंट है, बट बिकॉज लिटिल फिनाइलएलाइन इज प्रेजेंट इन द डाइट लिटिल टॉक्सिक इफेक्ट रिजल्ट। लेकिन जब आप फिनाइलएलाइन की कंप्लीट डाइट नहीं लेते हो, कम लेते हो, और आप वो डाइट लेते हो जिसके अंदर ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो ये आपके लिए लिटिल टॉक्सिक होगा और इसका रिजल्ट भी कम होता है। दिस डिफेक्टिव जीन वॉज नो लॉन्गर एक्सप्रेस इन मेंटल रिटार्डेशन, और इसका जो डिफेक्टिव जीन होता है वो मेंटल रिटार्डेशन में इतना एक्सप्रेस नहीं करता, बिकॉज क्योंकि द एनवायरनमेंट वॉज डिफरेंट, उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। फिनाइलएलाइन वॉज ग्रेटली रिड्यूस इन द फूड, और ये खाने के अंदर भी कम कर दिया जाता है। द चाइल्ड विद द डिफेक्टिव जीन है, जब बच्चों को ज़्यादा डिफेक्टिव जीन होते हैं तो फिर क्या करा जाता है कि इसको कम कर दिया जाता है। द ट्रीटमेंट फॉर PKU इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल that the way a gene is expressed depends on the environment in which it is expressed। ट्रीटमेंट क्या है, PKU का इलस्ट्रेट करता है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि जीन को एक्सप्रेस करते हैं और वो डिपेंड करते हैं हमारे एनवायरनमेंट पर जहाँ पर इसको एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब अगर आप कोई भी टॉक्सिक वगैरह ले लेते हो तो सबसे ज़्यादा वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट करेगा, साथ साथ वो आपके एनवायरनमेंट पर भी इफेक्ट कर रहा होता है कि आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में हैं। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और इसी प्रिंसिपल को ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कहा जाता है। दिस इज अ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट आइडिया, ये बहुत एक क्रिटिकल आइडिया है। इट सेज दैट ऑल ट्राइट्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट इन विच दे आर एक्सप्रेस, इवन ट्राइट्स दैट आर वेरी स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय जेनेटिक्स। और इसके अंदर वो तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि वो एनवायरनमेंट में कैसे डिपेंड करता है, कैसे एक्सप्रेस होता है और किस तरीके से ट्राइट्स होते हैं। वो आमतौर पर जो ट्राइट्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली होते हैं, तो वो जीन्स उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता। Conversely, all traits depend upon the genotype on which they act. Even traits they are very strongly affected by the environmental differences। कुछ ट्राइट्स के जो होते हैं, मतलब कि यहाँ पे कपल्स या फिर दो लोगों की बात की जा रही है जिनके जीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होते हैं, उनका जीनोटाइप जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होता है, तो वो उन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो ये थी आज की हमारी PPT। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसी चीज़ जो कि समझ में नहीं आई हो रिलेटेड टू द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तो उसका क्वेश्चन आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। थैंक यू सो मच।